तो आज हम आर्टिकल 31 यानी कि आर्टिकल 31 का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का जिक्र किया गया था। तो आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का जो जिक्र किया गया था, हमने जैसे जिक्र किया कि मौलिक अधिकारों में मुख्यतः मूलतः 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का हमने जिक्र किया। 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों में जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी हमें मूलतः प्राप्त था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बन करके तैयार होता है। तो क्या होता है कि आर्टिकल जो 31 है, 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में होता है। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि संपत्ति के अधिकार के तहत आर्टिकल 31 का फर्स्ट, 31 का सेकंड एंड जो आर्टिकल 19 का जो एफ है, आर्टिकल 19 का एफ, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया था, इन तीनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया है, संपत्ति के मूल अधिकार से हटा करके किसमें सम्मिलित कर दिया गया है, अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में, कानूनी या वैधानिक अधिकार के तहत। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था, उस संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके, जिसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 31 का ए, आर्टिकल 31 का 2 और आर्टिकल 19 का एफ क्या किया जाता है, इन संपत्ति से रिलेटेड स्वतंत्रता और अधिकारों को खत्म करके मूल अधिकारों की श्रेणी से आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई राज्य इस प्रकार का कदम क्यों उठाता है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में ट्रांसफर करने की राज्य की किस तरीके की जरूरत राज्य को महसूस हुई। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि क्योंकि मौलिक अधिकार हमें क्या करता है, गारंटी प्रदान करता है। तो गारंटी प्रदान करने की स्थिति में अगर राज्य कोई विकासात्मक कार्यवाही अगर करता है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर राज्य के द्वारा किए जाते हैं और उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जहां पे उसने उस प्रोग्राम को क्या किया, सेट किया, उस एरिया में अगर वो भूमि किसके अंतर्गत है, नागरिकों के अंतर्गत है, तो मौलिक अधिकार के तहत राज्य नहीं छीन सकता है ना उसको। मौलिक अधिकारों के तहत, क्योंकि हमारा राइट है भाई, हम संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार का मतलब क्या था कि जो संपत्ति हमारी है उस संपत्ति पे हमारा कब्जा है और हमारी स्वेच्छा से उसको कोई ले ही नहीं सकता। तो राज्य को इस प्रकार के अधिकार से जो विकासात्मक कार्यवाही राज्य की थी, स्टेट की, ठीक है, वो विकासात्मक कार्यवाही को करने में राज्य को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब समझने वाली थोड़ा सा बात यहाँ पे ये है कि राज्य ने ये कानूनी अधिकार में इसलिए ट्रांसफर भी किया क्योंकि कानूनी अधिकार के तहत यानी मौलिक अधिकारों के तहत तो एक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, लेकिन कि राज्य कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, तैयार करता है, तो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम से पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा ना। जहां एक व्यक्ति उस संपत्ति पे कब्जा बनाए हुआ था, उस व्यक्ति के कब्जे से क्या हो रहा था, पूरी कम्युनिटी को फायदा ही नहीं हो रहा था। तो राज्य के विकासात्मक कार्यों के लिए ये क्या था, मेन अवरोधक था। इसलिए इस अवरोध को खत्म किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 एफ में क्या था, जिनका वर्णन था, जिसमें उसको भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया, आर्टिकल 301 के तहत क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार किसे कहेंगे, कानूनी अधिकार किसे कहेंगे। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के मूल विकास के लिए जो सुविधाएं आवश्यक हैं और उन सुविधाओं को राज्य संवैधानिक रूप से जब क्या करता है, अब व्यक्तियों को प्रदान करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें क्या करता है, गारंटी प्रदान करता है। कानूनी अधिकार का मतलब यह है कि राज्य इस प्रकार के करिकुलम को लेकर के या इस प्रकार की चीजों को लेने के लिए जो कानून बनाएगा, उस कानून के आधार पे ही ये क्या होगा, सर्वसम्मति से मान्य होगा। दूसरा जो बेसिक अंतर है वो ये है मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में, कि मौलिक अधिकारों के हनन पे हम डायरेक्ट न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के संदर्भ में हम डायरेक्ट न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस भी मौलिक अधिकार और कानून या वैधानिक अधिकारों में क्या है, सम्मिलित है। अब समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 31 के तहत जो कानूनी अधिकार है वो जब उसको हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में ट्रांसफर किया, तो क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया मौलिक अधिकारों के उससे? क्या मौलिक अधिकारों के अंश के रूप में उसके कुछ अंश बाकी हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों के अवशेष में कुछ अंश क्या हैं, अभी भी बाकी हैं।
संपत्ति के अधिकार के तहत जो जिक्र किया गया था उसके कुछ भाग हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। नंबर 1, इसके तहत मुख्यतः 2 चीजें हैं। किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की जमीन अगर क्या की जाती है, अधिग्रहित की जाती है। यदि अगर किसी अल्पसंख्यकों की जमीन को क्या किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है, उनको जबरदस्ती उनको लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो जब सरकार के द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक संस्थानों की जमीन, ठीक है, क्या की जाती है, अधिग्रहित की जाती है, तो सरकार क्या करेगी, उस राशि का भुगतान, यानी कि वो जो जमीन है, उस जमीन की जो राशि है, उस राशि का भुगतान बाजार दर पे क्या करेगी, करेगी। अब बाजार दर क्या है, किसे कहते हैं बाजार दर? बाजार दर एक किसी भी एरिया की या किसी भी उसकी पर्टिकुलर स्टेट में क्या होती है, जो नगर निगम होती हैं, तो नगर निगम को ये अधिकार होता है कि वो सर्किल रेट क्या करे, तय करे। तो नगर निगम यानी जैसे देहरादून में क्या है, MDDA है, तो देहरादून में MDDA है, तो कहने का मतलब क्या है, MDDA म्युनिसिपल ऑफ देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि देहरादून नगर निगम विकास प्राधिकरण, देहरादून नगर निगम विकास प्राधिकरण। तो देहरादून नगर निगम विकास प्राधिकरण जिस तरीके से हमारे सिटी में है, तो यहाँ की जो भी सर्किल रेट होते हैं वो क्या करती है, सर्किल रेटों को तय करती है। अब सर्किल रेटों को वो किस तरीके से तय करेगी, वो जो बिजनेस वाली जमीन होगी उसके सर्किल रेट बहुत हाई होंगे, ठीक है, जो लिविंग एरिया होंगे उसके सर्किल रेट थोड़ा कम होंगे, जो कृषि योग्य भूमि होगी उसके सर्किल रेट और कम होंगे। तो जिस भी एरिया में अगर ये भूमि आती है, उस एरिया के सर्किल रेट के हिसाब से उसको बाजार दर पे भुगतान कर दिया जाएगा। कौन करेगा, किसी भी सिटी की जो नगर निगम के तहत जो विकास प्राधिकरण की जो संस्थाएं हैं, वो विकास प्राधिकरण की संस्था क्या करेगी, इस प्रकार के सर्किल रेट जो तय करती है उसी को हम बाजार दर कहते हैं। अब इसी के साथ दूसरी चीज क्या है, यदि किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित किया जाता है, एक तो था कि भाई जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान है, अगर उन शैक्षणिक संस्थानों की भूमि अधिग्रहित की जाती है तो उसको बाजार दर पे, उसका भुगतान बाजार दर पे होगा। दूसरा है, यदि अगर किसी कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है और वो क्या है, हदबंदी के दायरे में आती है। हदबंदी के दायरे का मतलब ये है कि भाई जबरदस्ती सरकार क्या कर देती है कि किसी कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर देती है और वो लगता है कि भाई वाकई वो भूमि क्या है, ऑथेंटिक है, उस पर जबरदस्ती अधिग्रहित उसको सरकार ने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, ऐसी कृषि योग्य भूमि को भी क्या करेगी, बाजार दर पे उसका भुगतान करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो मूल संपत्ति के मूल अधिकार हैं उसके अंश अभी भी कुछ हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इन दोनों संदर्भों में हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। तो ये आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार जो अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार में ट्रांसफर हो गया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप का हमने प्रस्तुत किया कि भाई क्या क्या चीजें संपत्ति के अधिकार के तहत थी, किस तरीके से इसको हटाया गया, कब हटाया गया, ठीक है। ये आपका संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार।